का सबसे इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है जो हम लेने जा रहे हैं। फंडामेंटल एनालिसिस में हमने स्टडी किया कि फंडामेंटल एनालिसिस या जिसको हम EIC एनालिसिस बोलते हैं, फंडामेंटल एनालिसिस, ठीक है, EIC एनालिसिस। E से इकोनॉमिक, I से इंडस्ट्री और C फॉर कंपनी। हमने E यानी कि इकोनॉमिक एनालिसिस किया ये समझने के लिए कि इन्वेस्ट करने का सही समय क्या है, किसी इकोनॉमी में कब हम इन्वेस्ट करें, कब हम स्टार्ट लें। I से हमें पता चला कि अब अगर बूम है या रिसेशन है, जिस भी तरह की सिचुएशन है, तो इसका इम्पैक्ट कौन सी इंडस्ट्री पर कितना पड़ेगा। ठीक है, तो कौन सी इंडस्ट्री मुझे सेलेक्ट करनी चाहिए, उस इंडस्ट्री में मैं जाऊं। ठीक है, अगर रिसेशन की सिचुएशन है तो मैं उस इंडस्ट्री को सिलेक्ट करना चाहूंगा जिस पर रिसेशन का असर कम पड़ता हो। ठीक है, और अगर एग्रेसिव यानी कि बूम वाली सिचुएशन है तो मैं उस इंडस्ट्री को सिलेक्ट करूंगा, ठीक है, जहां इसमें ग्रोथ और ज्यादा हो ताकि मुझे अच्छा रिटर्न मिल सके। तो वो सारा हम समझ चुके हैं। आज इसका सबसे इम्पोर्टेंट और तीसरा एस्पेक्ट है जिसको हम बॉटम भी बोल सकते हैं। बॉटम, हम इसको टॉप बॉटम एनालिसिस बोल रहे थे ना, तो ये टॉप था, ठीक है, ये एक तरह से मिडिल और ये बॉटम। तो आज हम बॉटम लाइन एनालिसिस कर रहे हैं, यानी कि आज हम कंपनी एनालिसिस पढ़ने वाले हैं। कंपनी एनालिसिस कि सब कुछ समझ में आ गया कि ठीक है, इन्वेस्ट करने का सही समय भी यही है, इन्वेस्ट करने के लिए अच्छी इंडस्ट्री है वो भी हमने सेलेक्ट कर ली है। मान लो हमने ऑटो सेक्टर को सेलेक्ट कर लिया है, लेकिन अब इसमें कंपनी कौन सी हो, किस कंपनी में मुझे इन्वेस्ट करना चाहिए, क्योंकि ऑटो सेक्टर में बहुत सारी कंपनीज आपको मिल जाएगी। ठीक है, यहाँ पर भी अगर मैं एग्जांपल दूं तो मैं कहूँगा महिंद्रा कंपनी है, टाटा मोटर्स है, मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड है, ठीक है, अशोक लीलैंड कंपनी है। ठीक है, इस तरह से काफी सारी आपको ऑटो सेक्टर्स की कंपनियां मिल जाएंगी। तो इन कंपनीज में मेरी पसंद की कंपनी जो मुझे सूट करती है वो कौन सी होनी चाहिए, ये कंपनी एनालिसिस कहलाता है। अब इस कंपनी एनालिसिस को हम कैसे करते हैं वो ही हमें इस डिस्कशन में समझना है। इसको प्रैक्टिकल एस्पेक्ट में भी देखेंगे और थ्योरी एस्पेक्ट में तो पढ़ना है ही है। तो कंपनी एनालिसिस आप यूं समझ लीजिए, बेसिकली दो तरह के फैक्टर्स को हम एनालाइज करते हैं। एक तो होता है क्वालिटेटिव फैक्टर, क्वालिटेटिव फैक्टर्स, ठीक है, गुणात्मक कारक जिसको बोल सकते हो आप, और एक होता है क्वांटिटेटिव फैक्टर्स। क्वांटिटेटिव फैक्टर्स जिसे हम परिमाणात्मक बोल सकते हैं, परिमाणात्मक, मात्रात्मक, परिमाणात्मक कारक। तो दो तरह के फैक्टर्स होते हैं, क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव, जिनको हम एनालाइज करते हैं। अब क्वांटिटेटिव फैक्टर्स क्या होते हैं, पहले मैं इसकी बात करूं। क्वांटिटेटिव फैक्टर्स में हम पढ़ेंगे, जैसे आपने सबने रेशियो एनालिसिस पढ़ लिया है, तो आप यहाँ देखेंगे कि इस कंपनी का भाई डेट इक्विटी रेशियो कितना है, भाई डेट का इक्विटी से क्या रेशियो है, यानी कि इस कंपनी के पास लोन कितना है, इक्विटी कितनी है। आप इस कंपनी के प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो को देखना चाहेंगे, ग्रोस प्रॉफिट रेशियो क्या है। आप इस कंपनी के बैलेंस शीट को एनालाइज करना चाहेंगे। आप इस कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट को देखना चाहेंगे। आप इस कंपनी की सेल्स की ग्रोथ को देखना चाहेंगे कि सेल्स अप की तरफ जा रही है या सेल्स डाउन की तरफ जा रही है। ठीक है, सेल्स किस तरफ चेंज हो रही है। ठीक है, फिर रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कितना है, रिटर्न ऑन इक्विटी कितनी है, अर्निंग पर शेयर कितना है, ठीक है, प्राइस अर्निंग रेशियो कितना है। तो आप फाइनेंस के स्टूडेंट्स रहे हैं, अकाउंटेंसी आप 11th क्लास से पढ़ते आ रहे हैं, तो आई थिंक आपको ये सारे फैक्टर्स तो पता होंगे ही, सबसे आप नॉन होंगे। बस हमें यहाँ समझना ही है कि प्रैक्टिकली इनको करते कैसे, क्या करते हैं वो समझ में आ रहा होगा इजली कि हम क्वांटिटेटिव फैक्टर्स में क्या एनालाइज करेंगे। हम इन सब फैक्टर्स को देखेंगे, हम कंपनी के बैलेंस शीट्स को स्टडी करेंगे, हम कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को स्टडी करेंगे, हम कंपनी का पिछला कैश फ्लो स्टेटमेंट किस तरह से चला रहा है उसको स्टडी करेंगे। हम ये देखेंगे कि कंपनी पर लोन कितना है, रिटर्न ऑन इक्विटी कितना है। रिटर्न ऑन इक्विटी और रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट में आई थिंक आपको क्लियर होगा। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट निकाला जाता है EBIT यानी कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट,
बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स और डिवाइड बाय टोटल इन्वेस्टमेंट या टोटल असेट्स से। और रिटर्न ऑन इक्विटी की जब हम बात करते हैं तो जो ईबीआईटी है उसमें से जब आपने इंटरेस्ट लेस कर दिया, टैक्स लेस कर दिया, प्रेफरेंस शेयर्स पर डिविडेंड पे कर दिया, तो जो नेट इनकम अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर्स होती है उसको आपने अपने इक्विटी होल्डिंग से डिवाइड किया तो वो होगा रिटर्न ऑन इक्विटी। इसी तरह से अर्निंग पर शेयर, प्राइस अर्निंग रेशियो, ये सारे आपके सुने हुए नाम होंगे। तो इन सब फैक्टर्स को हम एनालाइज करते हैं और उसके बेस पर हम देखते हैं कि कौन सी कंपनी मेरे लिए सुटेबल है। लेकिन हम सिर्फ यहीं पर फोकस ना करके रह जाएं, ये दूसरा जो फैक्टर्स है ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, दैट इज कॉल्ड क्वालिटेटिव फैक्टर्स। कि सब कुछ बढ़िया है, कंपनी की बैलेंस शीट बहुत अच्छी है, सारी चीज ठीक है, लेकिन मैनेजमेंट को लेकर कुछ इश्यू है, ठीक है, तो आप ये समझ लीजिए कि बड़ी प्रॉब्लम होने वाली है। यस बैंक में आपने देखा होगा शुरू में जब मैनेजमेंट जो था और बाद में जब मैनेजमेंट चेंज हुआ तो उसके बाद से उसके प्राइस में बहुत ज्यादा चेंजेस आपको देखने को मिला होगा। तो कोई कंपनी जिसका अभी तक चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर सीईओ मिस्टर एक्स है, उसकी एक अपने आप में एक अलग ही रेपुटेशन है। अगर वो एक्स चेंज हो जाता है, ठीक है, और उसकी जगह वाई आ जाता है, ठीक है, तो उसका इम्पैक्ट पड़ेगा। ठीक है, जैसे आपने देखा होगा ये टाटा इंडस्ट्रीज में भी आपने देखा होगा, ठीक है। तो इसका मतलब ये हो गया कि मैनेजमेंट से रिलेटेड जो फैक्टर्स हैं, कॉर्पोरेट गवर्नेंस से रिलेटेड जो फैक्टर्स हैं, ठीक है, आपकी जो कंपनी है उसमें होल्डिंग, प्रमोटर्स की जो हिस्सेदारी है उससे रिलेटेड जो फैक्टर्स हैं, वो फैक्टर्स भी स्टडी करने लायक हैं। उन फैक्टर्स पर भी ध्यान देना जरूरी है। फॉर एग्जाम्पल आप सबने सत्यम का नाम सुना होगा, सत्यम घोटाला आप सभी ने सुना होगा। अब सत्यम वाले में सबसे मेन प्रॉब्लम क्या थी, ठीक है, वहां सारी चीजें ये सब क्वांटिटेटिव फैक्टर्स तो बड़े अच्छे नजर आ रहे थे। इसीलिए जब 2008 के टाइम महामंदी का सा दौर था उस समय भी सत्यम के शेयर्स में बहुत ज्यादा चेंज नहीं हुआ था, लेकिन बाद में पता चला कि यहाँ तो एक बड़ा घोटाला था। ठीक है, सत्यम इंडस्ट्रीज के जो ओनर थे उन्होंने धीरे धीरे अपनी सारी होल्डिंग बेच दी, ठीक है, और दूसरी कंपनी मेतास के नाम से उन्होंने एक और इंडस्ट्री जो बनाई थी वहां पर उन्होंने उसको इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया, अपनी होल्डिंग वहां से निकाल ली, ठीक है, क्योंकि उनको पहले से वो क्या करने वाले हैं। दूसरे लोगों ने इस तरफ ध्यान ही नहीं दिया कि ओनर अपनी होल्डिंग क्यों बेच रहा है, अपनी होल्डिंग क्यों कम बेच रहा है, कर रहा है। तो जो ऊंचे प्राइस पर थे, ऊंचे प्राइस पर वो अपनी होल्डिंग बेचकर वो तो निकल गए और बाद में डूबने के लिए रिटेल इन्वेस्टर्स रह गए। तो कितनी होल्डिंग ऐसी है जो प्रमोटर्स के पास है, क्या प्रमोटर्स अपनी होल्डिंग को कम कर रहे हैं, अपनी हिस्सेदारी को कम कर रहे हैं, ये सारे फैक्टर्स जो हैं वो देखने लायक होते हैं क्वालिटेटिव एनालिसिस में। तो इन सबको हम पढ़ेंगे थ्योरी बेस पर, लेकिन आपको इसमें इंटरेस्ट तब क्रिएट होगा जब पहले इसको प्रैक्टिकली हम समझे कि ये करते कैसे हैं, ठीक है। तो प्रैक्टिकली करने के लिए मैं आपको बताता हूँ, एक ये आप इसमें नोट कर लें एक वेबसाइट, ठीक है, screener.in, शायद कभी पहले मैंने आपको बताई होगी। screener.in, स्टॉक स्क्रीनर, आप गूगल पर डालेंगे screener.in और ये स्टॉक स्क्रीनर यानी कि फंडामेंटल एनालिसिस के लिए ये जो वेबसाइट है ओपन हो जाएगी। इस तरह का एक सर्च इंजन इसमें आपको दिखाई देगा, ठीक है, और इसमें आप कोई भी कंपनी का नाम डालें जिसका आप फंडामेंटल एनालिसिस करना चाहते हैं। फंडामेंटल एनालिसिस के लिए बहुत अच्छी साइट है, ठीक है। मान लीजिए मुझे फंडामेंटल एनालिसिस मुझे करना है मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड का, ठीक है, तो मैं इसमें क्या करूंगा, मैं इसे मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड में डाल देता हूँ, टाइप कर दूंगा इसमें, ठीक है। चलिए, तो मैंने यहाँ लिख दिया मारुति सुजुकी, ये एम डालते ही आई गया इसमें, मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड, ठीक है। और देखिए एक क्लिक पर आपको सारी इंफॉर्मेशन लगभग जो इंपॉर्टेंट होती है वो अवेलेबल हो जाएगी। आई होप आप देख पा रहे होंगे, आपको ये नजर आ रही होंगी। देखिए सबसे पहले आपने देखा मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड, ये इसका पूरा नाम है, ठीक है। अच्छा, इसका जो ये देखिए जो कोड है जो है एनएससी में मारुति के नाम से है और बीएससी में इसके स्टॉक का कोड है 532500, ठीक है, न्यूमेरिक फॉर्म में। यहाँ ये जो डेटा है, ठीक है, अगर आपको आगे कभी एनालिसिस करना हो आप इसको एक्सेल फॉर्मेट में डाउनलोड भी कर सकते हैं,
यहाँ से देखिए आप मारुति सुजुकी के बारे में बताया हुआ है। मारुति सुजुकी इंडिया इज ए सब्सिडरी ऑफ सुजुकी मोटर्स कॉर्पोरेशन जापान। जापान की कंपनी है, उसकी सब्सिडरी है। द प्रिंसिपल एक्टिविटीज ऑफ द कंपनी आर मैन्युफैक्चरिंग, परचेज एंड सेल ऑफ मोटर व्हीकल्स, ठीक है, कंपोनेंट्स एंड स्पेयर पार्ट्स, ठीक है। ये सारा जो है मतलब एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन इस कंपनी के बारे में दिया हुआ है। अब देखिए वो सारे फैक्टर्स, क्वांटिटेटिव एनालिसिस वाले सब फैक्टर्स आपको नजर आ रहे हैं। सबसे पहले देखो इसकी जो मार्केट कैप है वो कितनी है, 2,32,881 करोड़ इसका मार्केट कैपिटलाइजेशन है। मार्केट कैपिटलाइजेशन किसको बोलते हैं? मार्केट कैपिटलाइजेशन का मतलब है कि इसके जितने भी शेयर्स हैं उन शेयर्स को आज इसके करंट मार्केट प्राइस से मल्टीप्लाई कर दे तो उसकी टोटल मार्केट वैल्यू कितनी बैठेगी, दैट इज कॉल्ड मार्केट कैपिटलाइजेशन। तो आपको देखने में नजर आ रहा होगा ये लार्ज कैप कंपनी है, ठीक है। अच्छा, फिर इसके बाद देखिए अभी इस शेयर्स का प्राइस कितना है, 7,709 रुपीज, 7,709 रुपए इस शेयर का प्राइस है। हाई लो की अगर हम बात करें, हाई लो का मतलब है 52 वीक्स, पिछले 52 सप्ताह, यानी कि आज से पिछले एक साल तक के डेटा को अगर हम स्टडी करें तो सबसे ऊंचा कितना गया, हाई गया 8,013, और सबसे नीचे जो गया वो 4,001 रुपए। वो कोरोना जब बिल्कुल अपने पीक पर चल रहा था, लॉकडाउन लगा हुआ था, ये उस समय की सिचुएशन है। समझ लीजिए उस समय जिसने इसमें इन्वेस्ट किया होगा थोड़ी सी हिम्मत दिखा दी होगी, अगर इस कंपनी के 10 शेयर खरीद लिए होंगे, 4,001 रुपए उस समय शेयर्स का प्राइस था, यानी कि 40,000 रुपए उसने इन्वेस्ट कर दिए होंगे, तो आज उसकी वैल्यू 77,000 के लगभग हो गई होगी। ऑलमोस्ट 100% के आसपास रिटर्न उसने अर्न कर लिया होगा, यानी कि ऑलमोस्ट डबल हो गए होंगे वो पैसे, ठीक है। नेक्स्ट देखिए स्टॉक का प्राइस अर्निंग रेशो। ये प्राइस अर्निंग रेशो क्या बताता है? पीई रेशो से आप सब वाकिफ होंगे। प्राइस अर्निंग रेशो का मतलब क्या होता है, आपको कई बार हमने जिक्र किया है, ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर समझा जाता है, ठीक है। प्राइस अर्निंग रेशो मैं साथ साथ डिस्कशन भी करता चलता हूँ। पीई रेशो अलग से भी पढ़ेंगे हम इसको। P फॉर प्राइस, E फॉर अर्निंग, मार्केट प्राइस पर शेयर डिवाइडेड बाय अर्निंग पर शेयर। यानी कि अगर किसी शेयर्स का मार्केट प्राइस, आज वो शेयर मार्केट में मान लीजिए 500 रुपए का बिक रहा है, और उस शेयर पर अर्निंग जो हुई, अर्निंग पर शेयर तो आप समझते होंगे ना, EBIT यानी कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट है, उसमें से आपने इंटरेस्ट को लेस किया, ठीक है, इंटरेस्ट, तो अर्निंग बिफोर टैक्स बची। इस अर्निंग बिफोर टैक्स में से आपने फिर टैक्स को लेस किया, तो अर्निंग आफ्टर टैक्स, जिसको नेट प्रॉफिट भी कह सकते हैं, वो बचा। फिर इस अर्निंग आफ्टर टैक्स जो आई उसमें से आपने प्रेफरेंस डिविडेंड की पेमेंट कर दी, तो जो बचा वो नेट इनकम अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर्स है, यानी कि इक्विटी शेयर होल्डर्स के लिए ये पैसा बचता है, ये नेट इनकम बचती है। इस NI, इस नेट इनकम अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर्स को अगर आप हमारी इक्विटी शेयर कैपिटल से डिवाइड कर देंगे गुना 100, तो ये रिटर्न ऑन इक्विटी बन जाएगा। और अगर इसको नंबर ऑफ इक्विटी शेयर से डिवाइड कर देंगे, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर से डिवाइड करोगे, नंबर ऑफ शेयर से डिवाइड करोगे शेयर्स की संख्या से, तो अर्निंग पर शेयर कहलाता है, ठीक है। और अगर शेयर कैपिटल से डिवाइड कर रहे हो तो ये रिटर्न ऑन इक्विटी बन जाता है परसेंटेज फॉर्म में गुना 100 करके, तो ये अर्निंग पर शेयर होती है। तो अर्निंग पर शेयर मान लो है इसकी 50, तो इसका प्राइस अर्निंग रेशो हो जाएगा 10 टाइम्स, ठीक है, 10 गुना। इसका मतलब है कि भाई मैं इस कंपनी में जो शेयर खरीद रहा हूँ, अगर 10 रुपए का शेयर खरीद रहा हूँ तो उस 10 रुपए पर ये 1 रुपया कमाती है, यानी कि एज एन शेयर होल्डर मैं 1 रुपया अर्न करता हूँ, ठीक है। 10 रुपए इन्वेस्ट करके 1 रुपया कमाता हूँ। 12 टाइम्स का मतलब अगर इस कंपनी में 12 रुपए इन्वेस्ट करता हूँ तो 1 रुपया कमाता हूँ, ठीक है। और अगर 50 रुपए है तो अगर मैं 50 टाइम्स है तो मैं 50 रुपए इन्वेस्ट करता हूँ तो 1 रुपया कमाता हूँ, ठीक है। प्रॉफिट में हिस्सेदारी की बात कर रहा हूँ, शेयर्स प्राइस में जो चेंज हो रहा है मैं उसकी बात नहीं कर रहा, प्रॉफिट में हिस्सेदारी की बात कर रहा हूँ। तो 50 रुपए पर 1 रुपए, तो इसलिए प्राइस अर्निंग रेशियो बहुत ऊंचा होना इक्विटी शेयर होल्डर्स के लिए अच्छा नहीं माना जाता, उससे हम बोलते हैं कि ये शेयर ओवर प्राइस्ड है, थोड़ा सा महंगा है, ठीक है। तो 12 पर 1
अमूमन आइडियल जो रेशो माना जाता है इसका 15 तक होना चाहिए, 15 टाइम्स से ज़्यादा ना हो। फंडामेंटल एनालिसिस्ट ये कहते हैं 15 टाइम, रूल ऑफ थम्स जो कहता है, परंपरागत रूल जो है वो कहता है कि 15 टाइम से ज़्यादा नहीं होना चाहिए प्राइस अर्निंग रेशो। अगर उससे अधिक है तो शेयर्स को हम ओवर प्राइस मानते हैं, लेकिन अधूरी जानकारी हमेशा खतरनाक होती है। ठीक है, इस 15 टाइम्स तक नहीं होना चाहिए। 15 टाइम्स तक को देखकर अगर आप किसी और 2-3 शेयर्स में इन्वेस्ट कर देते हो जिनका प्राइस अर्निंग रेशो 15 से कम है, तो डेफिनेटली आपका पैसा डूब सकता है। तो सिर्फ एक पहलू को पकड़ कर ना चलिए, ये केवल एक पहलू है अपने आप में, तो सिर्फ इसी के बेस पर सारा निष्कर्ष नहीं लिया जा सकता। अगर ऐसा होता, सिर्फ इसी के बेस पर सारा काम करना पॉसिबल होता, तो फिर हमें और किसी भी तरह के एनालिसिस की हमें आवश्यकता ही नहीं पड़नी चाहिए। ठीक है ना। तो सिर्फ प्राइस अर्निंग रेशियो एक इम्पोर्टेंट फैक्टर है, लेकिन सिर्फ प्राइस अर्निंग रेशियो के बेस पर ही डिसीजन होगा ऐसा ठीक नहीं है। ठीक है, तो प्राइस अर्निंग रेशियो के नजरिए से देखा जाए तो शेयर ओवर प्राइस लग रहा है, और वैसे भी अगर आप देखें तो ये शेयर जो 4000 से ऊपर उठकर आया है, ठीक है, कोरोना पीरियड में 4000 के आसपास पहुंच गया था, और अब ये 7709 रुपए का अभी इसका करंट प्राइस है। ठीक है, ये प्राइस होगा कल तक का, आज का प्राइस इसमें कल दिखाई देगा आपको। ठीक है, तो 7709, तो इसका मतलब अब देखिए प्राइस काफी ऑलरेडी बढ़ चुका है, 57.4 इसका प्राइस अर्निंग रेशियो हो गया है। तो आज अगर आप इसमें इन्वेस्टमेंट की सोच रहे हैं, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की, तो लगता है जैसे शेयर थोड़ा सा महंगा नजर आ रहा है। ठीक है, शेयर में इन्वेस्टमेंट का टाइम तब आया था जब मार्च अप्रैल के आसपास, जब ये शेयर 4500 के आसपास ट्रेड कर रहा था, उस समय अगर किसी ने इसमें इन्वेस्ट किया होगा तो आज 7000 रुपए, 4000 के 7700 रुपए बन गए होंगे। ठीक है, तो वहां फिर आपके लिए मतलब कह लीजिए कि अपॉर्चुनिटी है। तो ये जो चीज है ये इंडिकेट कर रही है कि शेयर थोड़ा सा ओवर प्राइस है। ठीक है, लेकिन मैंने बताया कि सिर्फ एक ही फैक्टर नहीं देखा जाता, अगर कंपनी की रेपुटेशन बहुत अच्छी है तो ओवर प्राइस पर भी लोग खरीद रहे होते हैं। अगर कंपनी की रेपुटेशन डाउन है तो प्राइस बहुत डाउन हो जाता है, तब भी लोगों को लगता है पता नहीं अभी तो शायद और गिर जाएगा। बुक वैल्यू, बुक वैल्यू, एक शेयर की बुक वैल्यू है 1621 रुपए। बुक वैल्यू क्या होती है? बुक वैल्यू भी आपने कभी पढ़ा होगा। ठीक है, जब आपने वैल्यूएशन ऑफ इक्विटी कभी ग्रेजुएशन क्लासेस में पढ़ा होगा, तो वहां आपने शेयर्स की बुक वैल्यू निकाली होगी। बुक वैल्यू का मतलब क्या होता है कि आज इस कंपनी की ऑल असेट्स, जितनी भी असेट्स है, इनका जो मार्केट प्राइस है, करंट मार्केट प्राइस ऑफ ऑल असेट्स, ये जो जितनी भी असेट्स है आज इस कंपनी की, इनका बाजार मूल्य कितना है। इनमें से अगर मान लो आज मैं कंपनी का समापन करता हूं तो सारी एसेट्स को बेचेंगे, तो आज इन सारी एसेट्स का मार्केट वैल्यू इतना है। इसमें से पहले पेमेंट किसको करेंगे? सारी लायबिलिटीज की पेमेंट कर दो, ऑल लायबिलिटीज, जितनी भी लायबिलिटीज है उन सब की पेमेंट कर दो। उसके बाद प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स है तो उनकी भी पेमेंट कर दो, ऑल लायबिलिटीज एंड प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स सबकी पेमेंट कर दो। फिर इसमें बाकी जो हिस्सा बचेगा वो किसका बचेगा? इक्विटी शेयर होल्डर्स का। ठीक है, उसको डिवाइड कर दो नंबर ऑफ इक्विटी शेयर से, तो ये बन जाएगी इसकी बुक वैल्यू। मान लो आज किसी कंपनी की सारी एसेट्स का मूल्य 10 लाख रुपए हो, समझने के लिए, और इसके पास 2 लाख रुपए की लायबिलिटीज हो, प्रेफरेंस शेयर्स हो, हमने घटा दी, यानी कि जो बाकी 8 लाख रुपए हैं, ये 8 लाख रुपए किसके हैं? हमारे इक्विटी शेयर होल्डर्स के। और इसको डिवाइड करते हैं अपने नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स, मान लो 1 लाख है, तो 8 रुपए आज इस शेयर की बुक वैल्यू है। अब ये बुक वैल्यू और मार्केट वैल्यू का रेशियो इसलिए समझा जाता है कि अगर शेयर्स का मार्केट प्राइस इस बुक वैल्यू से बहुत ज्यादा गुना हो तो हम कहते हैं शेयर थोड़ा सा महंगा है। ठीक है, बुक वैल्यू के नजदीक हो उतना अच्छा है। अब शेयर की बुक वैल्यू यानी कि एक्चुअल में आज असेट्स का लिक्विडेशन हो, तब तो उसकी उसमें जो दम है वो केवल 8 रुपए का है, लेकिन शेयर ट्रेड हो रहा हो मान लो 80 रुपए में, उससे 10 गुना वैल्यू पर, तो शेयर अपने आप ही बता रहा है, अपने मुंह से बोल रहा है कि मैं ओवर प्राइस शेयर हूँ। ठीक है, शेयर्स के प्राइस बढ़ा हुआ है। ठीक है, तो ये बताता है। तो बुक वैल्यू 1621 और मार्केट प्राइस आप देख रहे हैं 7700, तो लगभग 5 गुना है अपनी बुक वैल्यू का, तो शेयर थोड़ा सा ओवर प्राइस है। फिर डिविडेंड यील्ड क्या होता है? डिविडेंड यील्ड, ठीक है, एक होता है डिविडेंड पेमेंट रेशो, एक होता है डिविडेंड यील्ड रेशो। देखो दोनों में फर्क है। ठीक है, दोनों से कंफ्यूज मत होना, और दोनों का यूज किया जाता है।
डीपी रेशियो क्या होता है, डिविडेंड पेमेंट रेशियो, ठीक है। आप देखें डिविडेंड पेमेंट रेशियो किस तरह से निकालते हैं, ये ब्लिंक कर रहा है, क्या चक्कर है। तो देखिए डिविडेंड पेमेंट रेशियो तो ये होता है कि जो हमारी अर्निंग पर शेयर है उसमें से कितना रुपया आप डिविडेंड के रूप में बांटते हैं। मान लीजिए अर्निंग पर शेयर है मेरी 60 रुपया और उसमें से मैंने डिविडेंड पर शेयर डिविडेंड की पेमेंट की, मैंने मान लीजिए 36 रुपये, 36 रुपये मैंने डिविडेंड बांटा, ठीक है। तो 36 डिवाइडेड बाय 60 मल्टीप्लाई 100, तो 60% डीपी रेशियो हो गया, डिविडेंड पेमेंट रेशियो 60%, ठीक है। फिर एक डिविडेंड के रूप में इस रूप में यूज किया जाएगा, आपको हम एक और साइट की विजिट करवाएंगे, मनी कंट्रोल, ठीक है, काफी ज्यादा उसका यूज भी किया जाता है। वहां पर आप देखेंगे वहां अमूमन डिविडेंड के लिए रेशो ये यूज किया जाता है कि शेयर्स की फेस वैल्यू कितनी है। शेयर्स की फेस वैल्यू मान लीजिए है 10 रुपया और डिविडेंड दिया मान लो 30 रुपये पर शेयर, तो हम कहेंगे 10 रुपये पर 30 रुपये पर शेयर दिया, 300% डिविडेंड दिया, वो बोलेंगे 300% डिविडेंड दिया, ठीक है। तो 300% का मतलब जब ये इस रूप में दे रखा होता है तो ये फेस वैल्यू से कंपेयर करते हैं। लेकिन डिविडेंड यील्ड की जब हम बात करते हैं, डिविडेंड यील्ड का मतलब कि ऑन एन एवरेज शेयर्स का जो प्राइस रहा, ठीक है, उस पर ऑन एन एवरेज कितना डिविडेंड दिया। मान लो जैसे मैं इसी कंपनी की बात करूं, अगर इस कंपनी ने मान लो 35 रुपये डिविडेंड दिया, ठीक है, और इसका प्राइस मान लो ऑन एन एवरेज रहा 7,000, तो गुना 100 कर दो, तो ये कहलाएगा डिविडेंड यील्ड। तो डिविडेंड यील्ड किस पर निकाला जाता है कि जो डिविडेंड पे किया डिवाइड बाय मार्केट प्राइस। जब हम डिविडेंड मार्केट प्राइस के बेस पर निकालते तो डिविडेंड यील्ड रेशियो कहलाता है, ठीक है। तो ऑन एन एवरेज अगर आपने शेयर्स को बेचने के लिए नहीं खरीदा है, अपने पास होल्ड करने के लिए खरीदा है, तो ये कितना डिविडेंड देते हैं वो आप यहाँ देख पा रहे हैं, ठीक है। ये 0.5 अगर मान लीजिए कैलकुलेशन हो तो 0.78 बता रहा है कि जैसे मान लीजिए इसका शेयर प्राइस ऑन एन एवरेज अगर मैं मान लो 7,000 ही मानकर चलूँ, तो उस 7,000 का 0.78% कर लो, ठीक है, यानी कि लगभग 400-500 रुपए के आसपास डिविडेंड साल भर में मिलेगा। तो डिविडेंड देने के नजरिए से बहुत ज्यादा एक मतलब अट्रैक्टिव कंपनी नहीं है, ठीक है। मैं करता हूँ इसमें कितना आता है 7,000, मान लीजिए मैं ऑन एन एवरेज इसका जो प्राइस है 7,000 मानकर चलूँ, 7,000 गुना 0.78% बल्कि, तो ऑन एन एवरेज साल भर में आपको 54-55 रुपए डिविडेंड मिलेगा। 7,000 रुपए का शेयर अगर आप खरीद कर बैठे हो तो साल भर, और आप उसको बेच नहीं रहे हैं, तो जो डिविडेंड के रूप में अर्निंग होगी वो मात्र 54-55 है, यानी कि डिविडेंड बहुत ज्यादा ये नहीं बांटती है, इसका मतलब ये है, ठीक है। तो इसमें जो है कैपिटल गेन के चांसेस ज्यादा हैं बजाय डिविडेंड के, ठीक है, उस नजरिए को आप देख सकते हो। नेक्स्ट है रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, 8.65% आप देख रहे हैं, ठीक है। इस कंपनी ये जो अपनी जितना उसने इन्वेस्ट किया हुआ है उस पर टोटल अर्निंग, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे निकालते हैं, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड का मतलब जो आपकी, जो आपने कभी पढ़ा भी होगा रेशो, जो आपका ऑपरेटिंग प्रॉफिट है बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स डिवाइड बाय टोटल असेट्स इन्वेस्टेड। और टोटल एसेट्स इन्वेस्टेड क्या होती है कि जो आपका टोटल इन्वेस्टमेंट है किस रूप में, इक्विटी शेयर के रूप में, प्रेफरेंस शेयर्स के रूप में, ठीक है, यानी कि शेयर होल्डर फंड, और लोन के रूप में, बोरोइंग के रूप में, तो उस पर कुल मिलाकर अपने इन्वेस्टमेंट पर कितना रुपया कमाती है, तो उसको आप देखिए कितना अर्न कर रही है, ये 8.65% रिटर्न अर्न कर रही है, जो कि थोड़ा सा कम लगता है, लेकिन इसके पास लोन शायद ज्यादा नहीं है, इस वजह से जितना ये कैपिटल एम्प्लॉयड पर अर्न कर रही है, टैक्स वगैरह पेमेंट करने के बाद रिटर्न ऑन इक्विटी भी लगभग उतना ही बैठ रहा है, यानी कि इक्विटी शेयर होल्डर्स पर इस पर 6.76% का रिटर्न अपनी कैपिटल पर अर्न कर रहे हैं, ये इसकी फेस वैल्यू है, ठीक है। ये वैसे लगभग इरेलेवेंट सी हो जाती है, ना के बराबर इसका यूज रहता है, क्योंकि आप देखो कहाँ 5 रुपए और कहाँ 7,709 रुपए, तो फेस वैल्यू शेयर मात्र 5 रुपए का है, ठीक है। फिर ये साइट आपको ऑप्शन देती है कि आप इसमें जो अभी मैं बात कर रहा था, मान लो प्रमोटर्स होल्डिंग आपको चाहिए तो वो आप यहाँ डाल सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको पहले लॉगिन करना पड़ेगा इसको, जो फ्री है, वैसे आप चाहें तो इसमें कर सकते हैं। मान लीजिए मैंने प्रमोटर्स होल्डिंग को किया है इसमें, ये देखिए
तो अभी ये पहले कहेंगे कि आपको ये देखिए ईमेल आईडी और पासवर्ड मांगेंगे, ठीक है, पहले लॉगिन करवाएंगे। तो फिलहाल अभी इसमें टाइम लगेगा। बाकी आप चाहें जिस भी तरह का जो रेशियो जो आप इम्पोर्टेंट समझते हैं, अभी हम पढ़ेंगे थ्योरी पॉइंट ऑफ व्यू में, तो वो आप यहाँ से देख सकते हैं। आगे आप ये चार्ट देख पा रहे होंगे, ठीक है। ये चार्ट देखिए, जैसे मैंने अभी यहाँ 1 साल का सेलेक्ट किया हुआ है बाय डिफॉल्ट इसमें। अब ये पीरियड है, आप देखो यहाँ से ध्यान से देखिए, ये जनवरी का टाइम है, नीचे पीरियड लिखा हुआ है जनवरी मार्च अप्रैल। ये जो 4000 के आसपास जब इसने अपने इस बॉटम को बिल्कुल टच कर दिया था, तो कौन सा टाइम था, ये देखिए यहाँ से जनवरी में जो है लगभग स्टेबल सा चल रहा था। फिर ये कोरोना की आहट शुरू हुई और धीरे धीरे आप देखिए ये मार्च अप्रैल के आसपास का जो टाइम है, जब बिल्कुल हम लोग फर्स्ट या सेकंड लॉकडाउन आई थिंक हम फेस कर रहे थे, उस समय शेयर का प्राइस मात्र 4000 पर पहुंच गया था, ठीक है। और उस समय लोगों को लग रहा था पता नहीं अभी कितना लंबा चलेगा, अभी तो पता नहीं कितना और नीचे जा सकता है। ये देखिए आप, ये 4011 रुपए, ये 3 अप्रैल 2020 का, अगर आप साथ में टाइम भी देख पा रहे हैं, तो उस दिन ये अपने बॉटम को टच कर गया था 4011 रुपए। फिर उसके बाद धीरे धीरे ये बढ़ने लगा। बढ़ने क्यों लगा, शेयर क्यों मूवमेंट करते हैं, ये टेक्निकल एनालिसिस में हम पढ़ेंगे भी कि सब लोग एक तरह से नहीं सोचते। अब कुछ लोगों को ये जो बिल्कुल जो गिरावट हो रही थी वो डरा रही थी बल्कि, और दूसरे जो लोग हैं जो मारुति सुजुकी में इन्वेस्ट करने का मौका ढूंढ रहे थे कि भाई किसी तरह से इसका शेयर इतना महंगा है, थोड़ा सा सस्ता हो जाए ताकि हम इसमें खरीदे। कि बढ़ते बढ़ते अब जो लेटेस्ट प्राइस है वो मैंने आपको बताया ही, ठीक है, 7800 के आसपास तक भी ये शेयर प्राइस पहुंच गया था, ठीक है। तो इस तरह से ये आप देख सकते हैं। अच्छा, इसमें और भी कई तरह के एनालिसिस होते हैं, ठीक है। ये 50 डीएमए का मतलब है 50 डेज की डेली मूविंग एवरेज। ये वैसे हम टेक्निकल एनालिसिस की चीजें वहां पढ़ेंगे, तो मूविंग एवरेज आप निकाल सकते हैं। मूविंग एवरेज आपने पढ़ी होगी टाइम सीरीज एनालिसिस में, तो 50 डेज के बेस पर मूविंग एवरेज निकालें, तो 50 डेज की मूविंग एवरेज अब ऊपर की तरफ जा रही है, इसका मतलब शेयर्स में ग्रोथ के चांसेस हैं, ठीक है। और 200 डेज की मूविंग एवरेज अगर हम लें, तो ये 200 डेज की मूविंग एवरेज है, ठीक है। यानी कि बहुत लॉन्ग टर्म के लिए आप ले रहे हैं तो शेयर्स में कोई खास ना गिरावट आई थी और आगे भी कोई चांसेस इतनी गिरावट के नहीं है। वॉल्यूम का मतलब होता है कि कितनी मात्रा में ट्रेडिंग हुई, कितने ज्यादा मात्रा में शेयर्स उसके खरीदे बेचे गए, ठीक है। तो ये तो खैर अभी बहुत आगे की चीजें हैं, टेक्निकल एनालिसिस आपको पढ़ना है। और देखिए ये फ्री एक्सरसाइज साइट पर कुछ हमें पे नहीं करना, लेकिन देखो कितनी अच्छी हम स्टडी कर सकते हैं। अब यहाँ देखो प्रोज एंड कॉन्स को आप देखिए, कंपनी के मुख्य उसकी विशेषता अगर आप इसमें इन्वेस्टमेंट के लिए देखना चाह रहे हैं तो क्या क्या है। कंपनी इज ऑलमोस्ट डेट फ्री, कंपनी के पास लोन लगभग ना के बराबर है, वो मैं आपको बता भी रहा था, मुझे देखने में लग रहा था कि अच्छा, कंपनी हैज बीन मेंटेनिंग ए हेल्दी डिविडेंड पे आउट। अब ये डिविडेंड पे आउट 31.39% क्या है। अब आपको अगर कंफ्यूजन हो रहा हो तो मैं बताऊं, इसमें ये 31.39% है जब उसको उसके शेयर्स के जो फेस वैल्यू है ना उससे कंपेयर करें। मान लो आपने डिविडेंड दिया, सपोज कीजिए 15 रुपए डिविडेंड दिया, ठीक है, तो 15 रुपीज अगर आपने डिविडेंड पे किया, तो अगर अब आप ये देखते हैं कि कितना उस फेस वैल्यू से कंपेयर करोगे तो ये आएगा, ठीक है। डिविडेंड पे आउट, बल्कि सॉरी, ये डिविडेंड पे आउट का मतलब है ये अर्निंग पर शेयर से कंपेयर। मैंने भाई आपको 3 चीजें बताई थी कि डीपी रेशो जो अर्निंग पर शेयर से कंपेयर करते हैं, एक जनरली डिविडेंड पेमेंट रेशो जो हम फेस वैल्यू से कंपेयर करते हैं, और एक जो डिविडेंड यील्ड रेशो होता है जो मार्केट प्राइस से कंपेयर करते हैं। वैसे दे रखा है, बाकी ऐसा इतनी बहुत ज्यादा डिविडेंड की पेमेंट ये करती नहीं। कॉन्स यानी कि कमियां क्या है, कंपनी हैज बीन डिलीवर्ड ए पुअर ग्रोथ रेट, 8.29% की ग्रोथ रेट, यानी कि ग्रोथ रेट में काफी गिरावट आई है।
ठीक है। रिटर्न ऑन इक्विटी जो है वो भी अगर पिछले 3 सालों का डेटा ले तो गिरावट आई है। अर्निंग है वो भी अगर पिछले, अभी बेशक ठीक ठाक दिखती है लेकिन पिछले वर्षों के डेटा के मुकाबले इसमें गिरावट आई है। वो कैसे कर सकते हो? उसके लिए आप एक चीज ये कर सकते हैं, पीयर कंपैरिजन। पीयर कंपैरिजन का मतलब, अब ये ऑटोमोबाइल सेक्टर है, ठीक है। हमने इकोनॉमिक एनालिसिस पढ़ा, इंडस्ट्री एनालिसिस पढ़ा, इंडस्ट्री में ये ऑटोमोबाइल सेक्टर हो गया, ठीक है, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री। अब इसमें और कितनी कंपनियां हैं, ठीक है, उनमें जो प्रमुख कंपनियां उनसे अगर आप कंपेयर करें तो महिंद्रा एंड महिंद्रा, हिंदुस्तान मोटर्स, ठीक है, तो उनसे अगर आप इसका कंपैरिजन करना चाहें तो आप ये देख सकते हो कि इसका शेयर कितने का है, महिंद्रा एंड महिंद्रा का कितने का है, हिंदुस्तान मोटर्स का कितने का है। प्राइस अर्निंग रेशियो अगर आप देखें तो इनका कितना है, हिंदुस्तान मोटर्स का देखिए प्राइस अर्निंग रेशियो कहाँ जा रहा है, 2608, यानी कि इसकी अर्निंग में बहुत ज़्यादा गिरावट है। अर्निंग के मुकाबले इसका शेयर प्राइस बहुत ऊंचा है, ठीक है। मार्केट कैपिटलाइजेशन कितना है, डिविडेंड यील्ड, डिविडेंड लगभग इनमें से कोई भी कंपनी ना के बराबर साइज देती है, ठीक है। नेट प्रॉफिट कितना है, क्वार्टरली प्रॉफिट कितना है, सेल्स क्वार्टरली कितनी है, तो ये सारी आप उनमें कंपैरिजन कर सकते हैं। और ये डिटेल कंपैरिजन अगर आपको करना हो तो आप यहाँ इससे मान लीजिए मारुति सुजुकी का आपने कंपैरिजन करना है टाटा मोटर्स से, टाटा मोटर्स लिमिटेड, तो उस कंपनी से आप इसका डिटेल कंपैरिजन कर सकते हैं। लेकिन अगेन बात वही होगी कि आपको फिर इसमें रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, ठीक है, तो उसके बाद ये आपको अलाउ करेंगे। वेल अब यहाँ देखिए इसके क्वार्टरली रिजल्ट्स, यहाँ से आप एक ट्रेंड्स देख सकते हैं। जनवरी 2018, ठीक है, यहाँ से देखो इसकी सेल्स थी 22,471 करोड़ में है। फिर 22,444, ठीक है, 19,681 दिसंबर 2018, यानी कि तीसरे क्वार्टर में ही इसमें काफ़ी ज़्यादा गिरावट देखने को मिली। चौथे क्वार्टर में फिर बढ़ोतरी है। फिर 2019 में आप यहाँ देखिए, सितंबर 2019 में देखिए काफ़ी गिरावट है, ठीक है। और यहाँ आ जाइए जनवरी 2020 ये पीरियड, ठीक है, और आगे जो आप सितंबर 2020 यहाँ जो है फिर से दोबारा इसमें ग्रोथ हुई है। नहीं तो जो सॉरी जो जून, जनवरी कह रहा हूँ, जून 2020 यहाँ 4,111, क्योंकि लॉकडाउन लगा हुआ था, कौन लोग गाड़ियाँ खरीद रहे थे, तो वहाँ जो है काफ़ी ज़्यादा गिरावट देखने को मिली। फिर ये एक्सपेंसेस आप देख रहे हैं, काफ़ी सारे एक्सपेंसेस तो होते हैं सेल्स के साथ साथ कम हो जाते हैं, लेकिन कुछ एक्सपेंसेस है सैलरी वगैरह, रेंट है, वो आपको उसके बाद भी देने पड़ते हैं। तो यहाँ 4,997 करोड़ रुपए के एक्सपेंसेस हुए, इस वजह से लॉस हुआ, ठीक है। जो आप इंपॉर्टेंट रेशियोज निकाला करते हैं सारे यहाँ निकले हुए हैं, ठीक है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो है वो आप देखिए परसेंटेज में कितना है, यहाँ लॉस हो रहा है, ये साफ साफ कोरोना के इम्पैक्ट को दिखा रहा है, ठीक है। अदर इनकम, एडिशनल इनकम इनकी कोई है अदर सोर्सेज से, वो इनकम आप देख रहे हैं। इस पीरियड में अदर इनकम इनकी 1318 करोड़ रही। इंटरेस्ट के रूप में जो इनकम है, डेप्रिसिएशन कितना लगा, तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स आप देख पा रहे हैं 2922, ये सारा जो आप देख रहे हैं यहाँ लॉस ही नजर आएगा आपको, ये तो कोरोना इम्पैक्ट है साफ साफ। नेट प्रॉफिट को आप देखें तो नेट प्रॉफिट में पहले यहाँ से अगर आप देखें 2015 से 2280, फिर 1524 काफ़ी बड़ी गिरावट, फिर उसके बाद फिर से संभल रहा है। तो इस तरह से आप यहाँ देखें तो प्रॉफिट में गिरावट है, साफ साफ कोरोना वगैरह का इम्पैक्ट आपको नजर आ रहा है। अर्निंग पर शेयर, ये इनकी पर शेयर अर्निंग आपको नजर आ रही है, यानी कि जो इनका प्रॉफिट है उसको अगर आप डिवाइड करते हैं नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स से, ठीक है, तो यहाँ तो ये भी नेगेटिव में नजर आ रही है, वही कोरोना इम्पैक्ट होता है। एक डाइल्यूटेड अर्निंग पर शेयर और होती है। अर्निंग पर शेयर और डाइल्यूटेड अर्निंग पर शेयर में डिफरेंस क्या है मैं बता देता हूँ कि अर्निंग पर शेयर का मतलब सिंपली अभी जो नंबर ऑफ इक्विटी शेयर है उससे आपने डिवाइड कर दिया। डाइल्यूटेड अर्निंग पर शेयर किसे बोलते हैं कि अभी जो आपने अर्निंग पर शेयर निकाली, लेकिन कुछ डिबेंचर्स हैं जो कन्वर्टेबल डिबेंचर्स हैं, उन डिबेंचर्स को हम इक्विटी शेयर्स में शायद कन्वर्ट कर देंगे। तो अभी तो हमारे इक्विटी शेयर से मान लो 10,000 और अर्निंग है हमारी 50,000 की, तो अर्निंग पर शेयर कितनी आ जाएगी, 5 रुपए। लेकिन मुझे पता है कि भाई ये जो शेयर मेरे कुछ डिबेंचर्स है ये भी इक्विटी शेयर में शायद कन्वर्ट हो जाएंगे, ठीक है। तो अब भाई ये 10,000 की जगह 15,000 रुपए, 15,000 शेयर हो जाएंगे थोड़े दिनों के बाद। तो अगर उस बेस पर मैं अर्निंग पर शेयर निकालूं कि 50,000 को
इस 10,000 से डिवाइड करने के बजाय 15,000 से डिवाइड कर रहा हूँ, तो वो जो अर्निंग पर शेयर आएगी दैट इज कॉल्ड डाइल्यूटेड अर्निंग पर शेयर। ये प्रॉफिट एंड लॉस का एनालिसिस कर रखा है। आप देखिए 2009, 2010, 11, 12, 13, 14, 15, तो यहाँ से आप सेल्स का ट्रेंड देख सकते हो। कभी 2011 में 37,156 करोड़, मार्च 2012 में देखिए 36,090 करोड़, 2013 में देखिए 44,000 की, 2014 में देखिए 44,000, मार्च 2015, 16 को देखिए, 17 को देखिए, 2018 में टोटल सेल्स कितनी है। ठीक है, तो इस तरह से ये सेल्स का आपको ग्राफ नजर आ रहा है। ठीक है, सेल्स कुल मिलाकर इसकी कितनी रही है। अच्छा, एक्सपेंसेस, ये एक्सपेंसेस का रेशियो, ऑपरेटिंग प्रॉफिट का परसेंटेज, अदर इनकम, इंटरेस्ट जो हमने अभी पढ़ा, ठीक है, वो क्वार्टरली था, ये पिछले 10-12 वर्षों का डेटा है। ठीक है, और एनुअल बेस्ड पर है। तो अर्निंग पर शेयर को अगर आप देखें और ये कितनी आ रही है अर्निंग पर शेयर, वो आपको नजर आ रही होगी। ठीक है, और डिविडेंड पे आउट की परसेंटेज कितना हमने फिर इन बिटवीन डिविडेंड दिया है। ये भी कुछ और इम्पोर्टेंट फैक्टर्स हैं कि कंपाउंड सेल्स ग्रोथ, 10 वर्षों की कंपाउंड एनुअल सेल्स ग्रोथ कितनी रही है, 10%। ठीक है, 5 ईयर्स में, पिछले 5 वर्षों में कम रही है, 8% रही है, और 3 वर्षों में और भी कम गिरावट, और भी जो है मतलब कह लीजिए कि गिरावट रही है और ग्रोथ कम हुई है 4% से। ठीक है, ये टीटीएम को हम बाद में डिस्कस करेंगे। ठीक है, कंपाउंड प्रॉफिट ग्रोथ, ये आप देखिए प्रॉफिट की ग्रोथ को आप देखें 10 सालों में 3%, 5 वर्षों में कोई चेंज नहीं, और 3 वर्षों में तो इसके प्रॉफिट में अगर हम कंपाउंड ग्रोथ लें तो गिरावट आई है। ठीक है, ये स्टॉक प्राइस को आप देख सकते हैं, और ये रिटर्न ऑन इक्विटी बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर्स है। 10 सालों में 14%, 5 में 14%, लेकिन पिछले 3 वर्षों में 12% रहा है, और पिछले साल तो मात्र 7% ही रहा, तो ये काफी बड़ी गिरावट है अपने आप में देखा जाए तो। ठीक है, और ये इसकी बैलेंस शीट्स को एनालाइज कर सकते हैं। हमने पढ़ा था कि शेयर कैपिटल और ये इसके रिजर्व्स देखिए, शेयर कैपिटल 144 करोड़, रिजर्व है 9,421 करोड़। आपको समझ में आ गया होगा कि कंपनियां डिविडेंड देने के बजाय अपने पास रखना क्यों पसंद करती है, क्योंकि रिजर्व्स उसकी स्ट्रेंथ को बढ़ा देते हैं। ठीक है, और बोरोइंग देखो इसके मुकाबले मात्र 759 करोड़ की, और ये बोरोइंग लगातार आप देखिए कम हो रही है। ठीक है, 184 करोड़, 224 करोड़, मार्च 2018 में केवल 121 करोड़ थी। ठीक है, तो इसका मतलब बोरोइंग लगभग ना के बराबर है, डेट फ्री कंपनी है, तो रिस्क बहुत बहुत कम है। ठीक है, वहीं किसी कंपनी के पास बोरोइंग बहुत ज्यादा होती है, तो वहां फिर कह लीजिए कि वहां प्रॉब्लम रहती है, वहां अगर वो पेमेंट नहीं कर पाई तो वहां इक्विटी शेयर होल्डर्स के लिए रिस्क ज्यादा रहेगा। अदर लायबिलिटी जिनकी क्या क्या है, टोटल लायबिलिटीज, ये सारा बैलेंस शीट्स का एनालिसिस किया हुआ है। इन्वेस्टमेंट्स देखिए, ठीक है, कितना इन्होंने इन्वेस्ट कर रखा है, अदर असेट्स कितनी है, टोटल असेट्स कितनी है, तो ये सारा एनालिसिस जब किसी पर्टिकुलर मीनिंगफुल वे में आप जब करेंगे तो ये चीजें आपके समझ में आएगी। और ये आप देख पा रहे हैं इसमें कैश फ्लो, इसका कैश फ्लो कितना रहा, ऑपरेटिंग, आपने पढ़ा होगा कैश फ्लो स्टेटमेंट हम कैसे बनाते हैं, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज से, कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज से, और कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज से। तो अब यहाँ देखिए इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, फाइनेंशियल एक्टिविटीज, अब यहाँ से अगर आप देखें मार्च 2020 का, तो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज से 3,496 का कैश अर्न हुआ है, फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में गया है। ठीक है, डिविडेंड वगैरह की पेमेंट के रूप में, ठीक है, लोन की रिपेमेंट के रूप में। और कैश फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में इन्वेस्टमेंट भी किया गया 557 करोड़ रुपए का, जो कोई नई एसेट्स वगैरह परचेज की गई है उसमें इन्वेस्ट किया गया है। तो नेट कैश फ्लो बढ़ा है या घटा है, मार्च 2009 में 1,597 करोड़ से बढ़ा था, और मार्च 2020 में 165 करोड़ से कम हुआ है कुल मिलाकर। ठीक है, फिर ये कुछ और इम्पोर्टेंट रेशियो है, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड आप देखिए बढ़ रहा है या घट रहा है। यहाँ देखिए मार्च 2020 बताने की जरूरत नहीं है, गिरावट होगी, 9% रह गया केवल। ठीक है, डेटर्स डेज का मतलब कि एवरेज कलेक्शन पीरियड फ्रॉम डेटर्स से ऑन एन एवरेज कितने दिनों के बाद कलेक्शन होती है। आपने पढ़ा हुआ ना डेटर्स टर्नओवर रेशियो, और उसके बेस पर निकाला करते थे एवरेज कलेक्शन पीरियड, तो 17, 10, 9, ये इसकी कलेक्शन पॉलिसी को बता रहा है। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो आपने पढ़ा होगा, जितना टर्नओवर रेशियो हाई होता है उतना अच्छा होता है, तो ये टर्नओवर रेशियो लगभग स्टेबल सा रहा है कंपनी का, इसीलिए
इसकी साउंड पोजीशन है, इसीलिए कोरोना इम्पैक्ट को देखते हुए जहां बहुत सारी कंपनियां अभी नहीं संभल पाई है, बड़ी जल्दी संभल गई है, ठीक है। और ये जो क्वालिटेटिव एनालिसिस से रिलेटेड इंपॉर्टेंट चीजें हैं कि प्रमोटर्स की होल्डिंग कितनी है। प्रमोटर्स का 56.21% हिस्सेदारी थी, ठीक है। अभी भी लगभग अपनी हिस्सेदारी बनाए रखे हुए, प्रमोटर्स ने अपना हिस्सा बनाए रखा है। जब प्रमोटर्स मतलब मेन जो कंपनी को बनाने वाले, जब वो अपनी हिस्सेदारी बनाए रख रहे हैं तो इसका मतलब उनका विश्वास कंपनी में भी बना हुआ है, उनका सबसे ज्यादा पैसा लगा हुआ है क्योंकि, ठीक है। तो प्रमोटर्स, इसी तरह से FII फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, वो भी देखिए बिल्कुल हार्ड टाइम के अंदर भी वो बने रहे हैं। यहाँ देखिए जून में थोड़ी सी गिरावट नजर आ रही थी 21.47%, ठीक है। DII होता है डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स लाइक LIC वगैरह जो है, ठीक है। और ये आम पब्लिक, हम लोग, ठीक है, आम जन, हमारा जो इन्वेस्टमेंट लगभग कितना है, ठीक है। तो वो सारा जो चेंजेस इसमें इस तरह से जो हुआ है वो आप देख सकते हैं और ये आपके माइंड में क्लियर पिक्चर देता है। अगर प्रमोटर्स के हिस्सेदारी में गिरावट हो रही है, FII की हिस्सेदारी में गिरावट हो रही है, DII में गिरावट हो रही है, ठीक है, तो हमारे पास तो देखिए उनके पास बहुत अच्छे एनालिटिकल टूल्स होते हैं, इंफॉर्मेशन ज़्यादा अच्छे से वो एनालाइज कर सकते हैं, तो हम उनको फॉलो कर सकते हैं, हम उनको देख सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा देखिए यहाँ आपको और इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। इस कंपनी की एनुअल रिपोर्ट को पढ़ना हो आपको, यहाँ से एनुअल रिपोर्ट स्टडी करने के लिए मिल जाएगी, पिछले वर्षों के एनुअल रिपोर्ट्स। ये इन्होंने कंपनी ने जो अनाउंसमेंट किया होगा उसके बारे में सब पता चल जाएगा। ये कंपनी की क्रेडिट रेटिंग के बारे में आपको बता रखा है, अगर उसमें कुछ चेंज हुआ। क्रिसिल की रेटिंग ये 28 फरवरी 2019 की, फिर क्रिसिल की रेटिंग 29 अप्रैल 2020 की, ठीक है। और यहाँ से देखो, अगर आपको इनका एनुअल रिपोर्ट स्टडी करनी हो तो आप जस्ट क्लिक करिए, सीधा उसकी एनुअल रिपोर्ट आपके पास डाउनलोड हो जाएगी और वहाँ आप डिटेल्ड जो एनालिसिस है वो स्टडी कर सकते हैं इसके बेस पर, ठीक है। तो ये थोड़ा सा डाउनलोड होने में टाइम जरूर लेगा क्योंकि हैवी फाइल है। तो पूरी जो इसकी एनुअल रिपोर्ट है वो यहाँ डाउनलोड होगी, आप उसको स्टडी कर सकते हैं और वो भी आपके जो कह लीजिए कि डिसीजन मेकिंग में काफ़ी हद तक हेल्पफुल रहेगी। तो इन फैक्टर्स की अगर मैं बात करूं, आगे जो नेक्स्ट लेक्चर रहेगा वहां पर भी हम इन्हीं टॉपिक्स को पढ़ेंगे, थोड़ा थ्योरी पॉइंट ऑफ व्यू से, लिखने के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ेंगे, ठीक है। लेकिन प्रैक्टिकली हमने इन चीजों को देख लिया है, तो क्या कुछ एनालाइज किया जाता है, ठीक है। जो हम बात करें फंडामेंटल एनालिसिस की, तो फंडामेंटल एनालिसिस में क्या कुछ करते हैं बेटा, एक मिनट, फंडामेंटल एनालिसिस में क्या कुछ हम स्टडी करते हैं, ठीक है, वो हमने यहाँ देख ही लिया, समझ लिया। एक मिनट बैठ जाओ बेटा, ठीक है, वो हमने स्टडी कर ही लिया है, ठीक है। अब उसी को हम प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से और देखेंगे। तो ये देखिए मैं बात कर रहा था इसमें, अगर ये डाउनलोड हो गई हो फाइल तो नहीं, अभी ये टाइम दे रही है डाउनलोड होने में। तो इसमें अगर आप देखेंगे तो ये जो सारा हमने जो बैलेंस शीट्स एनालिसिस किया है, सारा डिटेल्ड आपको एनालिसिस इसमें फिर से मिल जाएगा, ठीक है। एक दो मिनट और देख लेते हैं अगर ये डाउनलोड होती है तो, नहीं तो आप फिर आप इसको खुद अपनी तरफ से करके देखिए, ठीक है। और ये कह लीजिए कि सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट पार्ट है इस EIC एनालिसिस का, जिसमें इकोनॉमिक इंडस्ट्री के बाद ये जो कंपनी एनालिसिस जो हम करते हैं, ठीक है। तो इस कंपनी एनालिसिस में जो सबसे इम्पोर्टेंट जो फैक्टर्स हैं वो यही हैं। क्वालिटेटिव फैक्टर्स कौन से हैं और क्वांटिटेटिव फैक्टर्स कौन से हैं, उन दोनों को हम यहाँ स्टडी कर चुके हैं देखा जाए तो। एक साइट और है स्क्रीनर के अलावा जिसको मनी कंट्रोल बोलते हैं, उसको भी काफ़ी ज़्यादा यूज करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में आप उसकी और विजिट हम कर लेंगे। ये शायद ऑलमोस्ट डाउनलोड हो ही गई, ये देखिए आप देख पा रहे हैं इसमें इसकी एनुअल रिपोर्ट, ठीक है। तो ये इसमें पूरी डिटेल्स आपको मिल जाएगी, क्या कंपनी है, कौन कौन से इसके प्रोडक्ट्स हैं, क्या प्रोडक्ट्स की रेंज है, CEO कौन है, उनकी तरफ से मैसेज क्या है। जैसे आपकी यूनिवर्सिटी का प्रोस्पेक्टस है, उसमें सारी इंफॉर्मेशन होती है यूनिवर्सिटी के बारे में, वो सारी इंफॉर्मेशन आपको यहाँ पर मिल जाएगी, ठीक है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर्स होता है। जब हम सोर्सेज ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन पढ़ रहे थे तो वहाँ पर भी हमने आपको बताया था कि ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर्स होता है। कंपनी की एनुअल रिपोर्ट जो हमारे लिए बड़ा इंपॉर्टेंट, ये देखिए सारा वही एनालिसिस है, आप देख पा रहे हैं इसको डिटेल्ड में, ठीक है। तो कंपनी की जो एनुअल रिपोर्ट है वो अपने पास अपने आप में एक बहुत इंपॉर्टेंट सोर्स है, ठीक है, जो फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन के लिए
यूज किया जाता है। एक बार इसको अपनी तरफ से जरूर करके देखिए, डाउनलोड करिए। किसी मैंने मारुति सुजुकी को लिया डिटेल में, आप इनमें से कोई और कंपनी ले लीजिए, HCL ले लीजिए, हिंदुस्तान HUL ले लीजिए, हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड को ले लीजिए, स्टडी कर लीजिए, टाटा मोटर्स को देख लीजिए, ठीक है, अशोक लीलैंड कंपनी है अगर मैं ऑटो की बात करूं तो, या किसी बैंक को स्टडी करिए। तो एक बार आप जब अपनी तरफ से इसको पूरा करेंगे, स्टडी करेंगे, तो आपको ये सारा अच्छे से समझ में आ जाएगा और बहुत इंटरेस्टिंग भी लगेगा। ठीक है, तो प्रैक्टिस अब आपको करनी है, एक बार आप करके देखिए, नेक्स्ट लेक्चर में हम इसको फिनिश कर देंगे।